Hello, guys. What's up? I hope you are doing fine. Today, I will discuss with you about the monetary policy as I have already told you about the RBI in detail. I hope you liked all the videos, right? From now, we will start from the monetary policy. एक्चुअली जो हमने आरबीआई पढ़ा है वो पार्ट है किसका मॉनेटरी पॉलिसी का। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हमने आरबीआई तो पूरा कंप्लीट किया है, उसमें से हमने 60% जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी कंप्लीट है। राइट अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, कुछ कमिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। नेशनलाइजेशन किस किस बैंक का कब हुआ है, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, ये सभी डिटेल हम इसमें जानेंगे। ठीक है, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, सिबिल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका इशू क्या है, ये सब कुछ इसमें हम जान लेंगे। राइट, दिस इज मी मीर वहीद एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस सीरीज lecture series through ट्रिपल एस बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। राइट, देखो गाइज, इसमें हम क्या करेंगे, तीन लेक्चर्स में लेकर आऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी का। तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है इन डेप्थ। हर संडे को मैं, हर एवरी संडे मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगा आपके लिए, हर संडे। आज संडे, आज मैं टॉपिक ही कराऊंगा, जो नेक्स्ट संडे को इसमें एमसीक्यूज आ जाएगा। अब एमसीक्यू कौन से होंगे, जो हमने पिछले टॉपिक्स किए होंगे, जितना भी वहां तक कवर हो जाएगा वही सब कंपाइलेशन हो जाएगी सब एमसीक्यूज की। लेकिन एमसीक्यू हम करेंगे, मैं आपको कुछ टाइम दे दूंगा, मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड का बीच में गैप, और उसमें से आपको खुद मार्क करना है आंसर को। फिर आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि किसके कितना ठीक हुआ। कल वाला मैं इसलिए लेकर आया विद आंसर्स, मैंने पहले ही दिखाया था। कल मुझे आपको दिखाना था कि कैसे अप्रोच होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आगे नहीं जाना होता है। जब आप क्वेश्चन को करते हो, उसका ऑप्शन आपको पता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उसको कैसे आप एलिमिनेट करोगे, उनके एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हर एक ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आप उसको एक्चुअली तो एमसीक्यू तो कर रहे हो आप, लेकिन आप उसको रिवाइज कर रहे हो अच्छे तरीके से। क्योंकि जब आप एमसीक्यू कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो एमसीक्यू को के ऊपर, दैट मीन्स आप उन चारों के चार ऑप्शंस को क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। राइट, वो मेरा कल का मेन एम था कि कैसे हम एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये सब चीज़ें कल मैंने आपको दिखाया। आज हम स्टार्ट करेंगे, और एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मेरा प्लान क्या है, फ्रॉम फेबरवरी 1 फरवरी 2021, मतलब कुछ दिनों के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो केस के ये पोस्ट्स आ गए हैं, उसके लिए मैं कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। जब तक एग्ज़ाम हो जाए, उसमें से सारा जो सिलेबस में दिया हुआ है वो मैं कंप्लीट, मतलब कोर्स लेकर आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको भी देखना होगा वो कंटिन्यूसली देखता रहे, और ये भी चलेगा साइड बाय साइड। जो आपका जेके एसएसबी ट्रिपल एस पे हैं, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, जब तक हम इसके साथ कनेक्टेड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब जो बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर केस का आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अभी मेरा पूरा मेरा कंफर्म नहीं है। बट 29 को मैं आपको बताऊंगा क्या मैं स्टार्ट करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। बट जब मैं स्टार्ट करूँगा वो कंटिन्यू फिर रहेगा, कब तक, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन उस कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। जब आप उसमें ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि उसमें हर एक चीज़ आप समझोगे। ठीक है, हर एक कंपोनेंट आपको समझना होगा, करंट अफेयर। तो आपको फिर रियलिटी पता चलेगा, एग्ज़ाम की रियलिटी क्या होती है, क्या सिविल सर्विस एग्ज़ाम एक्चुअली होता है क्या। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मतलब प्रिपरेशन में इतना आपको मज़ा आएगा करने में, और आप प्री में आराम से बैठने लायक हो जाओगे, इवन कि आपको क्वालिफाई भी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। राइट, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं स्लाइड्स को आगे लेकर जा रहा हूँ, हम स्टार्ट करने वाले। देखो ये मैं क्यों लेकर आया हूँ, ये वाला पेज, ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे। इसमें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक है। ठीक, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होता है जनरली आरबीआई से। तो ये आरबीआई मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया 4-5 लेक्चर्स में कंप्लीट। इसका मतलब 60% एक्चुअली आपका मॉनेटरी पॉलिसी कवर है।
तो 40-50% थोड़ा बच रहा है मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करने में, राइट। इसलिए अगर आप देखोगे मेरे नोट्स पे भी, यहाँ पर मैंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट किया था फ्रॉम आरबीआई, राइट। सो आरबीआई तो हमने कवर किया है। क्यों कवर किया? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कोई टॉपिक तो कवर किया है जो आपके आपके सिलेबस के हिसाब से, तो वो तो कवर हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी अलग टॉपिक है, ये इसी का पार्ट है, तो वो भी इसका आधा आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा कवर हो गया, राइट। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, राइट। किस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विथ मनी सप्लाई, मनी कितना सप्लाई हो रहा है मार्केट में, राइट। फ्लो कितना है मनी का, उसी मनी सप्लाई को हम लिक्विडिटी का नाम देते हैं। टर्म्स आपने सुना होगा नाम लिक्विडिटी, बार बार इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। वो किसके अंडर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। नंबर सेकंड, सप्लाई ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है लोन, जो आप बैंक से लेते हो या जो बैंक गवर्नमेंट को देता है, मतलब लोन के बारे में हम इसमें हम जानते हैं, ठीक। नंबर थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। कितना इंटरेस्ट रेट बैंक्स अगर लोन प्रोवाइड करते हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये सब कुछ हम इसमें जानते हैं, किसमें? मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। तो आरबीआई मैंने कंप्लीट किया, उसके आगे हम आज स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो है अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ये होता क्या है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड में बताऊंगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का मतलब क्या होता है। आप पढ़ रहे हैं ना कि आरबीआई नेशनलाइज हुआ है 1949, 1 अप्रैल 1949, है ना, पढ़ा होगा आपने। 1949 में आरबीआई जो है नेशनलाइज हुआ। अब इस नेशनलाइजेशन का मतलब क्या, ये हम इसमें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, PSBs मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर मेजर टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया वेयर ए मेजॉरिटी स्टेक दैट्स मोर देन 50% इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब समझो, देखो एक ऐसा बैंक 100% स्टेक होल्ड होता है, 100% शेयर्स होते हैं। अब इन 100% शेयर्स में से जब मोर देन 50% गवर्नमेंट का शेयर होगा, इसमें स्टेक किसका होगा? मोर देन 50% जब स्टेक गवर्नमेंट का होता है किसी बैंक में, उस बैंक को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। और किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कितना बचेगा? सपोज मोर देन 50% मतलब हो गया 51, इसका मतलब 51 गवर्नमेंट का, दूसरे का कितना बचेगा फिर? 49%। ये भी आप बोल सकते हो जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका लेस देन 50% शेयर है और गवर्नमेंट का मोर देन 50% शेयर है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम देते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट का 52% शेयर है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। बचा कितना? 48% दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, राइट। तो इसी को हम नाम देते हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा कि इन पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट का स्टेक कितना होता है? आपको बोलना है मोर देन 50%, 50 नहीं, मोर देन 50%, मतलब 51, 52 अप टू 100% जो भी है, बट मोर देन 50% जो है स्टेक किसका रहता है? गवर्नमेंट का। उस बैंक को हम नाम देते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम के लिए, JKSSB के लिए? वो बनेगा यहाँ पर, द शेयर्स ऑफ दीज बैंक्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो इन बैंक्स का शेयर जो है, ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट आउट होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। उतना हमें डीप नहीं जाना क्योंकि वो हमें स्टॉक मार्केट में फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं इसका शेयर जो होता है इन बैंक्स का, वो किस में लिस्ट होता है? वो लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में कि गवर्नमेंट का शेयर कितना है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का शेयर कितना है। थर्ड क्वेश्चन जो यहां पर बनेगा, देयर आर ए टोटल ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एट प्रेजेंट। अभी मैं बात कर रहा हूं, मतलब जनवरी 2021 की बात कर रहा हूं मैं। एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, राइट। एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इसको आपको याद रखना, ये फैक्ट है। अब क्वेश्चन है, जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका नाम याद रखना है या नहीं रखना है? हाँ, याद रखना है, क्योंकि 12 बैंक्स का नाम दिया है, उनका नाम आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा क्वेश्चन आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ए पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। जब आपको 12 का नाम पता होगा आप उसको आइडेंटिफाई करोगे जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, क्योंकि 12 का आपको याद रखना है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका शेयर स्टेक जो है, स्टेक STAKE, इसका शेयर जो है या स्टेक जो है या शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास मोर देन 50% है। नंबर सेकंड पंजाब नेशनल बैंक, नंबर थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 4 किनारा बैंक, ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। नंबर 5 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 6 पंजाब एंड सिंध बैंक, नंबर 7 इंडियन बैंक, नंबर 8 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 9th बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 10th सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 11th इंडियन ओवरसीज बैंक एंड नंबर 12 यूको बैंक, जिसको आप नाम देते हो। ठीक है, ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाना है, खुद करना है क्या, देखो खुद करना है क्या आपको टैग लाइन याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है। ये आपका एक असाइनमेंट है, होमवर्क है, आपको ये निकालना है और जब आप नोट्स बनाओगे उसको सामने लिखोगे कि टैग लाइन भी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैग लाइन क्या, वो सामने लिखना है आपको। पंजाब नेशनल बैंक का भी टैग लाइन, क्योंकि JKSSB का एग्जाम है वो ऐसे फैक्ट्स पूछ लेते हैं, राइट। तो वो आप खुद यहाँ पर करोगे कि अगर मैं टैग लाइन लेकर आऊंगा तो ये वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप भी खुद लगा लो, एज होमवर्क आप इसको समझो, वो खुद आप लिख सकते हो इसके सामने। ठीक, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इन बैंक्स का, हेडक्वार्टर भी कहाँ है। ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आप बात करो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका शायद मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करो, पंजाब दिल्ली में है, राइट। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका कहाँ पर, इसका भी मुंबई है। ठीक है, तो ये आपको एक तो हेडक्वार्टर, इसका नाम किस बैंक का क्या कहाँ पर हेडक्वार्टर है, और टैग लाइन ये लिख कर रखो, ये होमवर्क है आपका। चलो, ये हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, आपने समझा कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरा होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। बैंक्स का नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सुनो। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन इंडिया द बैंक्स विच वर प्रीवियसली फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर were transferred to the public sector by the act of nationalization and the nationalized bank came into existence। उसकी वजह से क्या हुआ, नेशनलाइजेशन की वजह से एक एक्ट के जरिए से बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है। ठीक है, उसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब मतलब समझो इसका क्या होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, पहले सपोज 2019 में कोई बैंक था, बैंक ए, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक था, लेकिन अब इसी बैंक को जो है इसको किसके अंडर दिया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर इसको लाया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर होल्डिंग था वो किसको दिया गया है, पब्लिक सेक्टर को दिया हुआ है, ट्रांसफर किया गया है पब्लिक सेक्टर को। इसको हम नाम देते हैं नेशनलाइजेशन, राइट। ठीक है, ये किसके अंडर फंक्शन कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन अब किसको ये ट्रांसफर किया गया, पब्लिक सेक्टर को दिया गया है। ठीक है, एक एक्ट के जरिए से, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम नेशनलाइजेशन का नाम देते हैं, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम जानेंगे क्या होता है बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहले एट प्रेजेंट कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया। ये 2000 देखो यहाँ पर, ये 21 जो मैंने लिखा है इसके नीचे नोट्स पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना, अभी 21 नहीं है, अभी 12 है। ये 21 जो है ये मेरे नोट्स के हिसाब से, जब मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं उस टाइम का है, मतलब अप टू अक्टूबर 2020 से पहले पहले वाला ये नोट है। तो उस टाइम 21 था, उसके बाद कुछ नेशनलाइजेशन हुआ है, तो उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 12 बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैक्ट है, आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑद कमर्शियल बैंक, ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आएगा कि ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा, आपको बोलना है ऑद कमर्शियल बैंक जो है ये ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, कब इसको लाया गया है, 1881 में, बहुत पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, एसबीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स है। SBI was set up in 1921। SBI को सेटअप किया गया 1921 में। It was called Imperial Bank of India। क्वेश्चन आएगा कि Imperial Bank of India जो है ये किसका नाम था, आपको बोलना है SBI का पहला नाम जो था वो था Imperial Bank of India। लेकिन इसका मतलब यहां ध्यान से देखो, मैंने बोला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था का नाम, जो एसबीआई का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया है 1955 में। ये पता है आपको नेशनलाइज क्या होता है। तो 1955 में
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया है और उसी के साथ इसका नाम भी चेंज किया गया है और उस रखा गया है एसबीआई। इसका मतलब 1955 से पहले पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जिस टाइम इसको नेशनलाइज किया गया है तो इसका मतलब एसबीआई को नेशनलाइज किया गया है 1955 में और इसको नाम भी चेंज किया गया है। ठीक है, किसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। यहां तक आई होप समझ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 1969 में, आगे चलते हैं। देखो क्रोनोलॉजी देखो, 1881 और कमर्शियल बैंक ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद में आया 1921, एसबीआई को सेटअप किया गया है, लेकिन किस नाम से जाना जाता था इसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एसबीआई को नेशनलाइज किया गया 1955 और इसी को नाम दिया गया एसबीआई, क्योंकि इससे पहले इसको इंपीरियल बोलते थे। अब ऑर्डर में देखो 1969 में क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ बैंक्स वाज नेशनलाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर नेशनलाइजेशन वाज ईच बैंक हैविंग टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 50 करोड़ एंड अबव। यहां पर बोला गया है 1969 में एक बैंक्स का ग्रुप लिया गया, 14 बैंक्स को लिया गया है और इन 14 बैंक्स को एट ए टाइम क्या किया गया है? नेशनलाइज किया गया है। कब? 1969 में। क्राइटेरिया क्या रखा गया कि नेशनलाइजेशन अगर इसका करेंगे तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया? उस टाइम का क्राइटेरिया था जिस बैंक के पास 50 करोड़ से या उससे ज्यादा डिपॉजिट्स हैं। ऐसा बैंक ले लो ए बी सी, सपोज ये 3 बैंक हैं, इनके पास टोटल डिपॉजिट इन बैंक्स के पास उस टाइम कितना होना चाहिए था? जिसके पास भी 50 करोड़ या उससे ज्यादा था उसको नेशनलाइज किया गया है। तो एट दैट मीन्स एट ए टाइम 14 बैंक्स को, क्वेश्चन आएगा कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है। किस ईयर में किया गया है? आपको बोलना है 1969 में। क्वेश्चन आएगा कि उसके टोटल डिपॉजिट क्राइटेरिया कितना रखा गया था? आपको बोलना है 50 करोड़ या उससे ज्यादा जिस भी बैंक के पास क्राइटेरिया ये था, डिपॉजिट्स थे, टोटल डिपॉजिट्स, उसको नेशनलाइज किया गया है। और उसमें से कितने बैंक्स को लिया गया? 14 बैंक्स को लिया गया। नेक्स्ट देखो, एक साल के बाद 1980 में, सॉरी 11 ईयर्स के बाद 1980 में, यहां से यहां तक गैप है 11 ईयर्स का, 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। उसके बाद 6 और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। क्राइटेरिया क्या रखा गया उस टाइम बोला गया जिस भी बैंक के पास 200 करोड़ है या उससे ज्यादा है उसको हम नेशनलाइज करेंगे। और उस टाइम कितने बैंक्स को किया गया है? 6 बैंक्स को किया गया है। ये सभी फैक्ट्स आपको एक ऑर्डर में याद रखना है, इसको रिपीट करना है आपको बार बार। 1993 में क्या हुआ? मतलब 1993 मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं 1991 जब रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो 1993 में क्या किया गया? आप देखो यहां पर न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पीएनबी। पीएनबी के साथ किस बैंक को मर्ज किया गया? न्यू बैंक ऑफ इंडिया नाम था बैंक का। न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको मर्ज किया गया पीएनबी 1993। क्वेश्चन आएगा कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया है पीएनबी के साथ। क्वेश्चन आएगा कि किस ईयर में? आपको बोलना है 1993 में इसको मर्ज किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस जो है एसएसबी में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है केस में भी कभी कभी पूछा जाता है कॉलम्स के फॉर्म में। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। राइट, आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा है। अब कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे हम नेशनलाइज के बारे में। ध्यान से देखो क्यों नेशनलाइज किया गया है, बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया गया, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स प्री 1969, मतलब 1969 से पहले पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद का कुछ पीरियड और उससे पहले वाला पीरियड, मतलब 1969 से पहले पहले की बात की जा रही है। बैंक्स यूज टू लेंड टू रिच पीपल इन मेट्रो सिटीज ओनली। क्या होता था कि 1969 तक जो बैंक्स थे, जो भी बैंक्स थे यहां पर इंडिया में, वो सिर्फ लोन देते थे। लेंड का मतलब होता है लोन देना, पैसे देना। किसको? उन लोगों को जो कि रिच लोग थे, जो कि मेट्रो सिटीज में रहते थे। मतलब ये है कि वो ऑलरेडी रिच थे, उनको ही पैसा मिलता था। वो ज्यादा से ज्यादा रिच होता जाता था और उनको पैसे भी बैंक से मिलता था। इसका मतलब हर एक को पैसा नहीं मिलता था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं था। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में क्या इकोनॉमिक पावर था उस टाइम पे। अब देखो हुआ क्या उसके बाद। दिस वॉज कॉल्ड क्लास बैंकिंग। इसको नाम दिया गया है क्लास बैंकिंग। अब आप बोलोगे क्लास बैंकिंग का मतलब क्या है? क्लास बैंकिंग का मतलब ये है कि बैंक, जितने भी बैंक्स थे 1969 से पहले पहले, वो क्या करते थे? वो लेंड किनको देते थे? लेंडिंग किनको करते थे? लोन किनको देते थे? वो देते थे रिच लोगों को लोन देते थे। तो कुछ क्लास लोगों को, मतलब जो रिच क्लास
का जो पॉपुलेशन थी उनको लोन देते थे, इसलिए इसको नाम दिया जाता था क्लास बैंकिंग। दिस लेड टू, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू पीपल। उसकी वजह से जो इकोनॉमिक पावर जो था, मनी का जो होल्ड था, ये कुछ लोगों के पास ही था, कुछ फ्यू लोगों के पास जो था इकोनॉमिक पावर था उनके हाथों में। इन 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एज पर सोशलिस्ट आइडिया। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, ये तो गलत बात है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों के पास ही इकोनॉमिक पावर है और इसकी वजह से कंट्री ग्रो नहीं होगी। कंट्री को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें हर एक को क्या करना है, जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, हर एक के हाथ में पैसा होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि सोशलिस्ट एजेंडा, मतलब एजेंडा क्या था उस टाइम, सोशलिस्ट एजेंडा ये था कि अगेंस्ट था कुछ लोगों के, मतलब ये बोल रहा था कि जो अब इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में, ये बिल्कुल गलत है। हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर, इसका इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों के पास इक्वल होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए सोसाइटी में, ना कि कुछ लोगों के हाथ में ही था। ये प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ये ज़्यादा ध्यान देते थे कि ये सोशलिस्ट आइडिया ज़्यादा ध्यान देता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है और उसका यूज़ करना है, ना कि सिर्फ हम प्रॉफिट मेकिंग ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक आइडिया था सोशलिस्ट आइडिया। तो सोशलिस्ट आइडिया अगेंस्ट था, किन के अगेंस्ट, इस इकोनॉमिक पावर इन फ्यू पीपल, जो लोगों के पास पावर था कुछ लोगों के पास, ये बोल रहे नहीं ये तो गलत बात है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमिक पावर का या मनी का, हर एक को लोन मिलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ लोगों को ही पैसा मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं 1969 1991 में। इसका मतलब नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ कब, 1969। अब यहां पर देखो 1991 में, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, मैसिव ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। अब मेट्रो सिटीज में ही कुछ ब्रांच थे और वहां के लोगों को मिलता था लोन। अब क्या हुआ, इस पीरियड के बाद 1969 के बाद बहुत सारे बैंक ब्रांचेस बनाए गए। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर को क्या किया गया है, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे बैंक्स को बनाया गया है, रूरल एरियाज में भी बनाया गया है, ठीक है, अर्बन एरियाज में भी, मेट्रो सिटीज में भी, हर जगह पर बैंक्स को बनाया गया है। यही यहां पर मेंशन किया गया है, मैसिव ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। और इस पीरियड को नाम दिया गया था पीरियड ऑफ मास बैंकिंग। मास बैंकिंग का मतलब होता है बहुत सारे ब्रांच बैंक्स के ओपन किए गए हर जगह पर इन 1991। लेकिन अब 1991 में क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे वो क्या होने लगे, वो कोलैप्स उसकी तरफ जा रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि इनकी हालत ऐसी थी कि वो खत्म होने वाले थे, कोलैप्स होने वाले थे, बंद होने वाले थे। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर कोलैप्स हो रहे हैं तो कुछ तो कोई ना कोई स्टेप तो हमें लेना है। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को नाम रखा गया है कमेटी फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। इस कमेटी को नाम रखा गया है कमेटी फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। मतलब बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म्स लाने हैं उसके अंदर, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, राइट। इसका मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका मतलब एजुकेशन रिफॉर्म लाया गया है ना। एग्जैक्टली वैसे ही 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाया गया है। अब हमारा एक ऐसा टॉपिक भी रहेगा, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना। वो आपका टॉपिक सिलेबस में उसमें भी हम पढ़ेंगे। और उसमें ये भी पढ़ना होता है कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का भी उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर एक्चुअली है ये बैंकिंग सेक्टर के साथ है, तो हम यहाँ पर ये कवर कर लेते हैं। इसलिए मैंने बोला सिलेबस जो होता है वो लिंक है, टॉपिक्स जो है वो लिंक है, सब टॉपिक्स तो दिया है लेकिन यहाँ से उसका पार्ट कवर हो रहा है उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब यहाँ पर इस कमेटी का हेड किसको रखा गया है, क्योंकि जब भी कमेटीज बनाई जाती है तो कमेटी का हेड रखा जाता है। कमेटी का हेड किसको रखा गया, उसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इसकी रिकमेंडेशंस, इसका हेड जो था उसका नाम था नरसिम्हन, ठीक है। और कमेटी का नाम नरसिम्हन कमेटी। और इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए, इसने बोला कि ऐसे ऐसे हमें कर लेना चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करे या ना करे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इसने क्या बोला है वो हम जान लेते हैं। ये मैंडेटरी नहीं होता कि जो ये बात बोलेगा ये कमेटी, वो गवर्नमेंट जो होता है एक्सेप्ट करे, उनको इंप्लीमेंट करे। कुछ बातें जो होते हैं उनको कैंसिल करता है, कुछ बातें जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करे, या मन एक्सेप्ट भी, कोई बात एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है कि प्रोविजन नहीं कि गवर्नमेंट को जो है मैंडेटरी कि उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, राइट। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी नो फर्दर ब्रांच एक्सपेंशन। इसने बोला कि क्योंकि मैंने बोला था आपको 1969 से लेकर 1919
सॉरी 1991 में इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बैंकिंग एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब इसने बोला 1991 में जब कोलैप्सिंग शुरू हो गया किनका, पब्लिक सेक्टर बैंक से, इसने बोला अब एक काम करो, आप कोई भी फर्दर एक्सपेंशन मत करो, एक्सपेंशन को रोक दो। बैंक्स विल हैव द फ्रीडम टू ओपन और क्लोज द ब्रांच एक्सेप्ट क्लोजिंग ए ब्रांच इन रूरल एरियाज। ठीक है, उसने बोला कि बैंक्स को फ्रीडम दे दो, कि अगर वो ओपन करना चाहते हैं, ओपन बैंक को रखना चाहते हैं तो रखने दो इनको, अगर वो क्लोज करना चाहते हैं ब्रांच को तो उसको क्लोज करने दो। ये नहीं कि आप उसको बोलोगे नहीं आप ओपन ही रखो या आप सभी ब्रांच को क्लोज करो, नहीं, बैंक्स को फ्रीडम दे दो, वो खुद डिसाइड करे कि उनको ओपन रखना है या क्लोज रखना है, बगैर उन बैंक्स को जो कि रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज के बैंक्स को, ठीक है, एक्सेप्ट क्लोजिंग ए बैंक इन, कहां पर, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में बैंक्स को क्लोज मत करो। राइट, तो यहां पर ये बोल रहा है कि रूरल एरियाज में आप बैंक्स को क्लोज नहीं करना है। राइट, नंबर सेकंड, देयर शुड बी नो फर्दर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अब और ज्यादा नेशनलाइजेशन मत करो, जितना हुआ है यहां तक उतना होने दो, अब फर्दर नेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने देखो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, कीवर्ड है इसमें नो फर्दर ब्रांच एक्सपेंशन, नंबर सेकंड कीवर्ड क्या है, नो फर्दर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, कोई भी नेशनलाइजेशन नहीं करना है। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, आपका क्वेश्चन बनेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नरसिम्हन कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया होगा, ही टॉक्ड अबाउट क्लोजिंग ऑफ बैंक ब्रांच, राइट, या जो बैंक ब्रांच को एक्सपेंड हम करते हैं उसको क्लोज करना है, हाँ ये ठीक है, उसने ये बात की। उसने बोला कि नेशनलाइजेशन को स्टॉप करो, फर्दर नेशनलाइजेशन मत करो, ये भी ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके एग्जाम के हिसाब से। नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गवर्नमेंट शुड इनकरेज सेटिंग अप ऑफ more and more of private sector banks to promote competition in the banking sector। क्योंकि अभी पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, तो इसने एक रिकमेंडेशन दी, इसने बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा से इनकरेज करना चाहिए कि आप क्या करो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को क्या करो, प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बना लो, ठीक है, ओपन करो, उनके ब्रांच को ओपन करो, सो दैट क्या हो जाएगा, मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो सेक्टर जो होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो होता है। जब मार्केट में कंपटीशन नहीं है तो डेफिनेटली वो सेक्टर कभी ग्रो नहीं होता है। तो इसने किसकी बात की है, प्राइवेट सेक्टर को उसने ध्यान दिया है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा और बैंकिंग सेक्टर जो है वो डेवलप हो जाएगा। नंबर 4, पब्लिक सेक्टर बैंक शुड बी परमिटेड टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट बाय इशूइंग शेयर्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, टू मोबिलाइज फंड्स को मोबिलाइज करना फ्रॉम द कैपिटल मार्केट बाय इशूइंग, ठीक है, शेयर्स, जो बैंक्स के पास शेयर्स होते हैं उन शेयर्स को इशू करो, जो भी स्टेक होता है बैंक्स का, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर होता है उन शेयर्स को इशू करें, ठीक है, फंड्स को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास पैसा नहीं है लेकिन शेयर्स तो है, अब उन शेयर्स को बेचो मार्केट में और फंड्स जनरेट करो। राइट, ये इसका कहना है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक शुड be permitted to mobilize funds from the capital market by issuing shares। Number 5, priority sector lending should be brought down from 40 to 10%। मैंने पहले ही बोला आपको कि प्रायोरिटी सेक्टर में जब मैंने बोला था अगर लोन होता है, बैंक लोन देता है और वो कितना लोन देता है, 100% वो लोन होता है, अब उसमें से वो उन्हीं बैंक्स को, वो उन्हीं लोगों को लोन देगा या उन्हीं कंपनीज को लोन देगा जो उसको पता है कि हम इस लोन रिकवर कर सकते हैं और हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो ऑलरेडी कंपनी ग्रो कर रही है उसी को लोन दिया जाता है, क्योंकि बैंक को ये पता है कि हाँ मुझे इससे फायदा, मुझे प्रॉफिट भी मिलता है और दूसरा मैं लोन भी रिकवर करूंगा, ना कि उसको देगा कि जो कि स्मॉल फार्मर है या कि स्मॉल कंपनी है या अभी नई कंपनी खोल रहा है कोई, उसको लोन बैंक चाहेगा कि मैं इसको लोन ना दूं। तो उस टाइम पे क्या बोला था आरबीआई ने एक रिकमेंडेशन दी थी, उसने बोला था, उसने क्या बोला था, 40% क्या रखना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए रखना है। अगर आपको पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो इसने बोला अब ये प्रायोरिटी सेक्टर तो आरबीआई ने बोला था 40%, अब इसको रिड्यूस करो, कितना, 10% में लाओ। डेफिनेटली वो बोलेगा रिड्यूस ही करो, क्यों, ये नरसिम्हन कमेटी बोल रहे हैं रिड्यूस करो, क्यों, क्योंकि 40% इन लोगों को दिया जाता है जहां पर रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब रिकवर करना मुश्किल होता है, डेफिनेटली जब बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कुछ रिकवरी नहीं हो रहा है, पुअर लोगों को दिया जाता है, मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है, लेकिन पैसा रिकवरी नहीं हो रहा है, क्रॉप फेलियर होता है, मॉनसून फेलियर होता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, उनका बैंक जो होता है वो कोलैप्स की तरफ जाने लगा। तो इन्होंने बोला कि एक हम ये करो कि पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर को अब रिड्यूस करो। आप बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है,
प्रायोरिटी सेक्टर्स को रिड्यूस करना मतलब पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शुड बी रिडिफाइंड, इसको रिडिफाइन करो और कोई मतलब 10% तक लेकर आओ इसको। ठीक, नंबर सेकंड। नंबर सिक्स, SLR एंड CRR शुड बी ब्रॉट डाउन इन फेज्ड मैनर, क्योंकि SLR और CRR ये रखना पड़ता था किनको, बैंक्स को अपने पास भी और बैंक्स को किनके पास, आरबीआई के पास। अब नरसिम्हन कमेटी बोल रहा है अब बैंक्स को जब आप फ्रीडम दे रहे हो इसका मतलब उनका SLR और CRR रिड्यूस करो, ज्यादा पैसा उनको मत बोलो कि आप अपने पास रखो रिजर्व, या ये मत रखो कि SLR मेंटेन कर करके ज्यादा, हाँ रखो कुछ अमाउंट लेकिन ज्यादा नहीं। मतलब इसने बात की है कि SLR और CRR को रिड्यूस करो आप। कहाँ से, सपोज अगर SLR ये मेंटेन करके रखते थे 18%, इनको बोला जाएगा कि 16 17 14 13 जो भी है लेकिन रिड्यूस रखो करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पेशल फास्ट ट्रैक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स शुड बी सेट अप इन इंडिया टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए इन बैंक्स। देखो गाइस क्या इशू है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक इंपॉर्टेंट यहाँ अभी प्रेजेंट का इशू बहुत ज्यादा है। एनपीए का इशू देखो क्या है, एनपीए क्या है यहां पर, ये समझो एनपीए। सपोज ये एक बैंक है, ये कोई पर्सन ए है, पर्सन बी है, ध्यान से समझो, एक सेकंड, हाँ। बैंक ने इसको लोन दिया, सपोज 1 करोड़ का लोन पर्सन ए को, इसको लोन दिया 50 lakhs का लोन। बैंक इसको बोल रहा है आपने 1 करोड़ लोन तो लिया, कुछ इंटरेस्ट रेट पे, डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट पे देगा। 50 lakhs तो लोन लिया पर्सन बी ने कुछ इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। लेकिन इसको बैंक टाइम दे रहा है, बैंक इसको बोल रहा है आप एक काम करो, आपको ये लोन जो है पे करना है 10 साल के बाद, 10 साल में कुछ नहीं देना उसको वापस, ठीक है। उसको क्या करना, उसको बोल रहा है कि 10 साल के बाद आपको इसको क्या करना है, ये लोन जितना भी आपने लिया है 1 करोड़ आपके 10 साल के बाद वापस देना, मतलब 10 साल का टाइम दिया जाता है इसको। अगर ये बिजनेस खोलना चाह रहा है इसको यूज कर सकता है, लेकिन बैंक को पता है 10 साल के बाद मुझे इसका पूरा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा इस, और ये पैसा भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद क्या हो रहा है, पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जिसको बैंक के पास ये एसेट था, जो बैंक ने लोन दिया वो बैंक का एसेट होता है। बैंक का एसेट का मतलब ये है कि उसको पता है कि मुझे इस पर प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जब 10 साल के बाद ये पैसा वापस ही नहीं आ रहा है, इसको रखा गया ईएमआई रखा गया है सपोज 50,000 का 50,000, लेकिन ईएमआई नहीं आ रहा है बैंक के पास, तो इसका मतलब ये गुड लोन जो दिया था, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक कि मुझे इस पे मुझे क्या रिटर्न इसमें मिलेंगे, मुझे लोन वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। और इसी को नाम दिया जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने ये दिया था इस तरीके से कि ये मेरा एसेट जो है ये परफॉर्म करेगा, लेकिन वहां से रिकवरी नहीं हो रहा है कुछ, इसको बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये पर्सन ए के केस में। देखो पर्सन सेकंड का केस मैंने बोला, बैंक ने लोन दिया दिया था किसको, अभी जो मैंने बोला आपको एग्जांपल, पर्सन बी को, लेकिन पर्सन बी को 50 लाख दिया, लेकिन इसको बोला गया 5 साल के बाद आपको वापस देना है। तो बैंक क्या कर रही है, पर्सन बी क्या कर रहा है, ये अब अपना ईएमआई जो है देने लगा किनको, बैंक को। इसको जितना भी ईएमआई रखा गया है, ठीक है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये अब बैंक्स को वापस देने लगा। इसका मतलब बैंक ने जो एसेट दिया था वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो रिकवर हो रहा है विद इंटरेस्ट रेट के साथ। इसको हम एनपीए नहीं बोलते, इसको हम गुड लोन बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एसेट होता है जो परफॉर्म करता है, लेकिन ए के केस में बैंक को पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का अगर हम आप लेमन लैंग्वेज में बोलोगे, इसी को हम नाम देते हैं बैड लोन। और यही बैड लोन का इशू आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए बैंक्स को क्या बोला जाता है, बैंक्स बैंक्स के ब्रांच क्लोज हो जाते हैं, बैंक्स को मर्ज किया जाता है, बहुत सारे इश्यूज है इस एनपीए के जरिए से, ठीक है। और इस एनपीए से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इसके लिए भी हम आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एनपीए से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इस मनी को रिकवर करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पर जो मैंने आपको बोला एनपीए को रिकवर करना, लेकिन बैंक अब रिकवर नहीं कर पा रहा है, जिस पर्सन को इसने पैसा दिया है बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब आगे बताऊंगा मैं अब बैंक किस मेथड का यूज करता है और इस पैसे को रिकवर कर सकता है, कौन कौन से मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंपनीज लाई गई हैं जिसके जरिए से क्या किया जाता है, एनपीएस को वापस लाया जाता है, मतलब इसको रिकवर किया जाता है, ये हम आगे जानेंगे। यहां पर मुझे मेन फोकस यही था कि एनपीए को समझना। स्पेशल फास्ट ट्रैक डेट
रिकवरी ट्रिब्यूनल। फास्ट ट्रैक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को क्या किया जाए, सेटअप किया जाएगा टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। एनपीए के प्रॉब्लम इसको एड्रेस करना है, जो भी इश्यूज चल रहा है एनपीए का, इसको इसके बारे में सोल्यूशन निकालना है, देखना है कितना एनपीए है। उसके लिए एक बॉडी बनाई गई, बोला गया कि एक बॉडी बना लो जिसको बोला जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। नंबर 8, स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज शुड बी सेट अप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस। ठीक है, एक और ऑप्शन दिया गया है, बोला गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआर से आपने सुना होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसको सेटअप करना चाहिए टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एनपीए। एक तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फास्ट ट्रैक के बेसिस पे, दूसरा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेटअप किया जाए, किस लिए, जो एनपीए के प्रॉब्लम्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो इशू है, या जो आप बैड लोन्स का इशू है, इसको रिकवर किया जाए। पिछली बार ये पीओ में ऐसे आया था, लेकिन वहां पर बोला गया था कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स को रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उससे क्या क्या फायदा मिलेगा, मतलब वो एनपीए इशू हमें बोल रहा था कि एनपीए इशू यहां पर डिस्कस करो, ऐसे आया था, ऐसे में लिखना था ये प्रॉब्लम्स ऑफ एनपीए क्या है, राइट। नेक्स्ट, banks should set aside some of their profits in their books against NPA as a standby and a backup support। ये बोल रहा है कि बैंक्स के पास जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, फॉर बैंक्स ने एक साल में जो भी बिजनेस किया होगा बैंक ने, ठीक है, जो भी इसने लोन दिया होगा, रिकवर किया, उसमें से कुछ प्रॉफिट मिला होगा, सपोज बैंक को 100 करोड़ प्रॉफिट मिल रहा है, अब इस 100 करोड़ में से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज, ठीक है, क्या करो, रिजर्व रखो, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ जो एक बैकअप रखो। बैकअप रखना जरूरी होता है। जैसे आपके पास अगर पैसा है 10,000, 15,000, 20,000 या 40,000, 50,000 सैलरी, आप भी क्या करो, 40,000 अगर आपको पता है मंथ में खर्च होता है, 10,000 आप थोड़ा सा बैकअप रखो, क्योंकि जो भी आगे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इश्यूज आ जाएंगे, कोई भी इशू आता है तो उसको आप उस टाइम इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हो। यही पर ये कमेटी बोलती है कि बैंक्स शुड सेट असाइड सम ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन देयर बुक्स अगेंस्ट एनपीएस, ठीक है, एनपीएस के अगेंस्ट, एज ए स्टैंड बाय एंड ए बैकअप सपोर्ट, एक बैकअप सपोर्ट के लिए। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट। ये कौन सा पॉइंट था, 9th। नंबर 10th पॉइंट ये बोला जाता है, आप इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हो, और अगर कोई भी, अगर आप देखोगे सिविल सर्विस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नरसिम्हन कमिटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, और प्री में भी क्वेश्चन बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नरसिम्हन कमिटी। और जेके एसएसबी में 100%, अगर वो ज्यादा थोड़ा सा डीप जाएगा, थोड़ा सा डीप मॉडरेट लेवल पे जाएगा, मॉडरेट लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 10th हम पढ़ेंगे, बैंक्स शुड, क्योंकि 9th मैंने आपको बोला, बैंक्स शुड अडॉप्ट साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय अडॉप्टिंग बेसल नॉर्म्स ऑफ प्रूडेंशियल बैंकिंग in force since 1988 in the form of Basel First। ये उस टाइम उसने बोला, 1991 में नरसिम्हन ने बोला था, इसका मतलब 1988 में क्या आ गया था, 1988 में बेसल नॉर्म्स आए थे, तो उसने आने वाले थे, ठीक है, उसने बोला कि बेसल फर्स्ट नॉर्म्स के हिसाब से आपको चलना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को किस हिसाब से चलना था, बेसल फर्स्ट नॉर्म्स के। मैंने परसों के लेक्चर में बोला था, अभी इंडिया चल रहा है बेसल सेकंड नॉर्म्स के, और प्रोविजंस आए भी हैं बेसल थर्ड नॉर्म्स के, लेकिन अभी इंडिया जो है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर उन प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से उसको टारगेट रखा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है बेसल थर्ड नॉर्म्स के हिसाब से चलेगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेसल नॉर्म्स का ही, डिटेल में हमें इसको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि नरसिम्हन कमेटी जो है उसने किस बेसल नॉर्म की बात की, उसने बेसल फर्स्ट की बात की, ना कि बेसल सेकंड, बेसल थर्ड की बात की है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कमेटी के बारे में। नंबर 11th हम देखेंगे, इन अकॉर्डेंस विद बेसल नॉर्म्स, जो भी बेसल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डेंस से बैंक्स शुड एडहेयर टू CAR, कार capital adequacy ratio to attain a CAR of 8% by 1988 as per Basel First। Basel First जो है, ठीक है, BASEL, ये नॉर्म्स है, ये बेसल अकॉर्ड होता है, ठीक है,
तो ये बैंकिंग सुपरविजन के लिए बोला जाता है कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो को मेंटेन रखना चाहिए बैंक्स को। कितना? 8%। 8% किसके हिसाब से? बेसल फर्स्ट के हिसाब से, बेसल सेकंड के हिसाब से नया वैल्यू दिया गया और बेसल थर्ड के हिसाब से भी हम आगे जानेंगे। अब यहां पर ये कार क्या है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या है और बेसल नॉर्म्स क्या, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में रहेगा। कम से कम इन दो टॉपिक्स को हमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा। अभी यहां पर आप इतना ही रखो, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये कर रहा है बात बेसल नॉर्म्स का, बेसल फर्स्ट के बारे में नरसिम्हन कमेटी बात कर रहा है। दूसरा ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो को ये बोल रहा है कि कितना होना चाहिए, 8%। किसके हिसाब से? बेसल फर्स्ट के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर को चलना चाहिए। अब मैंने अभी बोला जो भी एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, इसको रिकवर करने के लिए, इन इश्यूज को, जो एनपीए का इशू है, इन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, फास्ट ट्रैक में इंप्लीमेंट करो। दूसरा इसने बोला, इस कमेटी ने, कि एसिड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन लोन्स को रिकवर कर सकते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट एक्चुअली एसिड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी इज, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी, व्हाई एसिड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी वाज इंप्लीमेंटेड, राइट। अब यहां पर देखते हैं हम एसिड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी। एसिड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी, क्वेश्चन आएगा आपको, फुल फॉर्म ऑफ एआरसी इन बैंकिंग सेक्टर, आपको बोलना है एसिड रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी, set up as an independent company whose objective is to take over from banks some of their bad debts, that is NPAs, at a discount and recover these loans on its own through special expertise and power vested in them। देखो यहां पर क्या बोला गया। अब मैंने बोला बैंक ने किसी को 1 करोड़ रुपए दिया, 2 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक ही पर्सन को दिया है, एक ही कंपनी को दिया। अगर बैंक ने लोन दिया है कम से कम 10 इनको क्या बोलते हैं इसको, कस्टमर्स को, लोगों को, कंपनीज को, इसका मतलब बैंक तो लॉस में चल रहा है। अब ये एनपीए में चला गया, जो भी उसने लोन दिया था ये बैड लोन बन गया। अब इसको रिकवर करने के लिए बोला गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप किया जाए। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगा, इसका रोल क्या रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो भी यहाँ पर बैड लोन है इसको रिकवर करे। अब किस बेसिस पे ये करे, बोला गया है सपोज यहां पर अगर 100 करोड़ है, बात समझ में आ रही है, 100 करोड़ से जो बैड लोन्स है, बैंक इसको क्या बोलेगा, इस कंपनी को, बैंक इसको बोलेगा ठीक है आप क्या करो, आप मुझे ये 100 करोड़ रिकवर करके दो, लेकिन इस 100 करोड़ में से मैं आपको देता हूं सपोज 25 करोड़ आपको मिल जाएगा। और इसमें ये बोला जाता है किसमें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये कैसे रिकवर करता है एनपीएस को, फिर किस तरीके से रिकवर करेगा, वो हेड एक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। इनको वैसे ही पावर दिया गया, गवर्नमेंट के जरिए से इनको पावर दिया गया है, ठीक है। तो इसको पावर दिया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पावर दिया जाता है, वो कैसे फिर लोन को रिकवर करे एक कंपनी से, या कैसे वो एक पर्सन से वो लोन को रिकवर करे, एनपीएस को रिकवर करे, वो इसका हेडेक है। लेकिन बैंक जो है ये पूरा हैंड ओवर किसको करता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। इस 100 करोड़ में से 25, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 25 करोड़ किसको मिलेगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलेगा डिस्काउंट पे। यही पर लिखा हुआ है यहाँ पर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेट अप एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू टेक ओवर फ्रॉम बैंक सम ऑफ देयर बैड डेट्स, जो भी बैड डेट्स होते हैं, बैड लोन जो होता है किनका, बैंक्स का, दैट्स जो एनपीएस होते हैं बैंक्स को, इसको टेक ओवर करता है एट ए डिस्काउंट एंड रिकवर दीज लोन्स ऑन इट्स ओन। और उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करता है, ये इन एनपीएस को टेक ओवर करता है जो भी बैंक्स का होता है और खुद वो रिकवर कर लेता है, ठीक है। किसके जरिए से, थ्रू स्पेशल एक्सपर्टाइज, इनके पास एक्सपीरियंस होती है, इनको ट्रेनिंग होती है, इनको पावर दिया जाता है कि क्या क्या किस तरीके से आप ये कर सकते हो। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा सरफेज एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको 2022 वाला, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से एक पर्सन को जिसने लोन लिया होता है अगर वो सिटी चेंज करे, किसी और सिटी में चला जाता है, ठीक है, सपोज जम्मू का कोई पर्सन या कश्मीर का कोई पर्सन उसने लोन लिया, अब वो चला गया किसी और जगह पर, दिल्ली, मुंबई या कहीं पर, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर वो पर्सन है, उसको कैसे ढूंढा जाता है, ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अब आगे बताऊंगा जब हम सरफेस एक्ट 2022 पढ़ेंगे, 2002 का, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फिर यहां पर, फर्स्ट एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में कौन थी, क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया, या व्हाट वाज द फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। आपको बोलना है ARCIL, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसिड रिकंस्ट्रक्शन
कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पहला ARC था जिसको इंप्लीमेंट किया गया, सेटअप किया गया, राइट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ARC इन इंडिया। आपको एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आसान है, ARC तो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ही नाम है, और IL आपको याद रखना है, इंडिया लिमिटेड। बस नेक्स्ट ही चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया एसिड रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये तो डबल आ गया इसका, ठीक है स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट इज पारा, PARA, याद रखो PARA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पारा की फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर एसिड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, ठीक है। जैसे उसने बोला, किसने, क्या बोलते, नरसिम्हन ने बोला, नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि हमें ARC सेटअप कर लेने चाहिए, जो भी NPAs होता है उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। लेकिन यहां पर एक और पर्सन है, ठीक है, उसने क्या बोला, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, उसको बोलते हैं अरविंद सुब्रमण्यन, अरविंद सुब्रमण्यन, ठीक है, मन्यम, ठीक है। अरविंद सुब्रमण्यन ने क्या बोला है, उसने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, पारा को इंप्लीमेंट करना चाहिए। पारा मतलब पब्लिक सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, रिकमेंडेड बाय अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है, एज ए बैड बैंक। इसको हम क्या नाम दे देंगे, एज ए बैड बैंक, दो नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ। इसने ये रिकमेंडेशन दी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने, अभी तक बैंकिंग सेक्टर ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बात समझ में आ रही है? ये मैंने पहले भी बोला, अगर कोई कमेटी रिकमेंडेशंस दे रही है, वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करेगा और नहीं भी करेगा। जैसे आप वो, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आपने देखा होगा अशोक मेहता कमेटी है, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज का रिपोर्ट आया हुआ है कि सेकंड ईयर होना चाहिए, थर्ड ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है फिर गवर्नमेंट पे कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है उन रिकमेंडेशंस का, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमें क्या करना चाहिए कि पारा को इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। ARC विल रिकवर, अब ARC क्या करेगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल रिकवर लोन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक्स, बैंक्स के बिहाफ पे। लेकिन अब ARC को मिलेगा क्या, उसमें से शेयर मिलता है, ठीक है। दीज ARCs हैव वेस्ट पावर्स एज कंपेयर टू द बैंक्स फॉर द रिकवरी, और इन ARCs को पावर दिया जाता है, इनको कुछ पावर दिया जाता है, जिन पावर्स का वो यूज करके क्या करते हैं, उन NPAs को रिकवर कर पाते हैं। आई होप यहां तक आपने इस लेक्चर को मतलब इंजॉय किया होगा, राइट। आगे हम चलेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो बेसल नॉर्म्स पे होगा। क्लासेस को मिस नहीं करना, रेगुलर देखते रहो, हर रोज आपको लेक्चर मिले, कोई दिन ज़ाया नहीं होगा आपको। इनके 1 महीने के अंदर अंदर हम अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और आपको नॉलेज भी मिल जाएगी कि हाँ इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। जितना डेप्थ में जाएगा उतना फायदा है। अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि एग्जाम में ये चीज़ आएगा या नहीं आ जाएगा, नहीं, जितना आप थोड़ा सा डीप जाओगे उतना आपके लिए अच्छा, आपको डर भी नहीं रहेगा इकोनॉमिक्स का। जो ही डर आपको किसी चीज़ का निकलता है ना, आप उसको क्या करते हो, आप उसको फिर अच्छे तरीके से कर पाओगे। जितना आपको डर रहेगा, पढ़ने के बाद भी अगर डर रहता है ना, तो दैट आप तब भी एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। डर को निकालो, जब तक मैं आपके साथ, आपको कोई किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स में मेंशन किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ये याद रखो कि 1 फरवरी से मैं केएस के लिए बेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा। 3-4 वीडियोस दिन में आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, हर एक कंपोनेंट का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आप प्री में भी बैठने लायक हो जाओगे आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको 29 को क्या मैं करूंगा या नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा कुछ देखूंगा मैं, टाइम का इशू या बाकी जो भी है किस तरीके से मैं वो लगाऊंगा, राइट। तो अभी आप इस पे फोकस करते जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, एंजॉय करो वीडियोस को, ठीक है, और अच्छे तरीके से उनको रिवाइज करते जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।